हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था यूजीसी नेट परीक्षा जून 2010। ठीक है, हम पीवाईक्यूज देख रहे थे जिसमें हम जून 2010 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने आई थिंक 25 समथिंग क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक, आज हम उसी का सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मैं आपको 2010 से 2023 के सभी पीवाईक्यूज कराने वाली हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड कर सकूँ ताकि हमारा एक मंथ के अंदर हम सारे के सारे पीवाईक्यूज अच्छे से कर सकें। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं नहीं डेली क्लासेस अपलोड कर पाती, बट मैं ऐसे ट्राई करूँगी। आप लोग के रिस्पॉन्सेज जिस हिसाब से होंगे मैं ट्राई करूँगी कि हाँ, मैं आप लोगों को क्लासेस डेली दे सकूँ। ठीक है, बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने यहाँ ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। हमारा कहाँ से रह रहा था, एक मिनट रुको, देखो मैं, हाँ 25 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं 26 से। ठीक, तो देखो क्या है, रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम रेखांकित करना है। अब हमने क्या, पत्रिकाएं आपको अगर ज़्यादा, देखो पत्रिकाएं हैं तो बहुत सारी, पर जो महत्वपूर्ण है वो पत्रिकाएं आपको याद करना ज़रूरी है। जैसे हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, भारतेंदु, सदादर्श, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिक पत्रिकाएं हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, ये किन की है, तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हो जाएंगी। अगर आपने पत्रिकाएं नहीं भी पढ़ी हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मुझे बता देना कि पत्रिकाएं पढ़ा दूँ, तो मैं आपको पत्रिकाएं पढ़ा दूँगी। और हम कोशिश करते हैं कि जो भी ये वाले जो टॉपिक्स हैं, हमारी गद्य विधाएँ जो हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे हमारी जीवनी हो गई या फिर आत्मकथा हो गई, पुरस्कार हो गए, या फिर ये हमारी पत्रिकाएं हो गई, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि 1 से 2 क्लास में आपको कंप्लीट सारी डिटेल अच्छे से करा दूँ और आपको कोशिश करती हूँ कि मैं क्लास में ही याद भी करा दूँ। ठीक है, तो अगर आपको क्लासेस वो अच्छी लगती हैं और आपको लगे कि हमसे पत्रिकाएं नहीं हो रही हैं तो मैं करा दूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको पत्रिकाएं 1 से 2 क्लास के अंदर ख़त्म करवा दूँगी और इजीली आपको याद भी करवा दूँगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका ऑप्शन देखो क्या है, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, भारतेंदु, सदादर। अब हमें इसका क्रम लगाना है। अब हम क्रम कैसे लगाएंगे, हम तभी क्रम लगा सकते हैं जब हमें इसका वर्ष पता हो, इसका समय काल पता हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंदी प्रदीप है किसकी। तो हिंदी प्रदीप किसकी है, बालकृष्ण भट्ट की है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है। और ब्राह्मण किसकी है, प्रताप नारायण की है। भारतेंदु किसकी है, तो राधाचरण गोस्वामी की है। किसकी है, गोस्वामी जी की। और सदादर्श किसकी है, श्रीनिवास दास की। ठीक है, अब इसका समय देखो क्या है, सबसे पहले आती है हमारी कौन सी आती है, सदादर्श आती है, जो कि किसकी है, तो श्रीनिवास दास की है। यहाँ देखो, यहाँ से प्रकार और स्थान भी पूछा जाने लगा है पत्रिकाओं में कि कौन से प्रकार की पत्रिका है, मासिक है या साप्ताहिक है, किस तरह की पत्रिका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है, तो ये काशी से निकलती है। कौन सी, सदादर्श। कौन सी, सदादर्श किसकी है, श्रीनिवास दास की। याद कर लो क्लास में ही, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो क्लास में ही याद करने की कोशिश करो। पीवाईक्यूज इसीलिए करा रही हूँ ताकि इंपॉर्टेंट जो भी रचनाएं हैं, जो भी फैक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो सदादर्श किसकी है, लाला श्रीनिवास दास की है। वहीं पे हमारी हिंदी प्रदीप आ जाती है, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप किसकी है, बालकृष्ण भट्ट की है। याद कर लो, सन 1877। 1877 है, क्या है इसका सन, 1877 है। और ब्राह्मण किसकी है, अभी बताया मैंने, प्रताप नारायण मिश्र की है, जो कि 1883 की है। प्रताप नारायण मिश्र की क्या है, ब्राह्मण। ठीक, भारतेंदु किसकी है, तो भारतेंदु आ जाती है हमारी किसकी, राधाचरण गोस्वामी की। किसकी है, राधाचरण गोस्वामी की, याद रहेगा। और इसका सन है 1884। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे छायावादी कवि हो जाते हैं या द्विवेदी युग के भी कवियों से पूछा जाता है, क्या है, छायावाद से ज़्यादा प्रश्न क्रम से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो छायावाद के जितने हमारे कवि हो जाते हैं, उनके जितने भी लेखक हैं, उनकी रचनाओं को क्रम से ज़रूर याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है वहाँ से। तो हमारे निराला है, इनकी देखो कौन कौन सी, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता। तो इनकी सबसे पहले आता है, इनके में क्या आता है, अनामिका है, फिर है परिमल, गीतिका, फिर है कुकुरमुत्ता। यहाँ देखो कुछ रचनाएं हैं इनकी।
आप कोशिश करो क्या कि यहाँ पर याद कर लो आप इनके कुछ काव्य संग्रह, कुछ रचनाएं। देखो सबसे पहले आती है हमारी अनामिका, जो कि इन्होंने लिखी थी 1923 में। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुज, सांध्य, कांकली। अब इसको किस तरह से याद कर सकते हो, तो देखो कुछ भी ट्रिक बना लो। एक ट्रिक से क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ी सी ईजी होती हैं याद करने में ना। तो इसका क्या करना है, आपने ट्रिक बना लेनी है। तो देखो सबसे पहले क्या इसकी ट्रिक कैसे बना सकते हो। अनामिका, परमल, अनामिका, परिमल, गीतिका, ये तीनों नाम जैसे लग रहे हैं। अनामिका किसी भी लड़की का नाम सुना ही होगा आपने, परिमल तो शायद नहीं सुना हो, गीतिका भी नाम होता है। अनामिका, परिमल, गीतिका ऐसे याद कर लो कि ये तीनों किसी मतलब ये सखियां हैं, ऐसे याद कर लो कि ये सहेलियां हैं जो कि किसके पास जाती हैं, तुलसीदास के पास जाती हैं। कहाँ जाती हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका कहाँ जाती है, तुलसीदास के पास जाती हैं। क्या लेने, कुकुरमुत्ता लेने। कुकुरमुत्ता वो होता है ना, मशरूम को कहते थे ना कुछ, कुकुरमुत्ता ऐसा ही होता है, ठीक है। अणिमा, बेला, नए पत्ते। अणिमा में बेल, बेल से याद कर लो, बेल जो बेल होती हैं, ऐसे जो होती हैं बेलें, है ना। इसमें क्या है, नए पत्ते आए हैं। अर्चना, आराधना कर रही है, गीत गा रही है। सांध्य में, सांध्य यानी सांझ में, शाम को क्या कर रही है अर्चना, आराधना कर रही है। कहाँ, मंदिर में आराधना कर रही है, गीत गा रही है सांध्य में। इस तरह से याद कर सकते हो। देखो मैंने ट्रिक बता दी, आपको दूसरी ट्रिक लगानी हो, आपके माइंड से कुछ अच्छी सी ट्रिक आ रही है तो आप इस तरह से भी याद कर लो। देखो दोबारा से देखो क्या बताई मैंने ट्रिक। अनामिका, परिमल, गीतिका कहाँ जाते हैं, तुलसीदास के पास जाते हैं। क्या लेने, कुकुरमुत्ता लेने। अणिमा बेल है जो कि इसमें नए पत्ते आए हैं। अर्चना क्या कर रही है, आराधना कर रही है, गीत गा रही है। कहाँ, सांध्य, सांध्य यानी सांझ, शाम को, ठीक है, याद हो गया। देखो अब आपको, अब क्या है, इनकी सबकी एक एक की ये समय याद करना ज़रूरी है। देखो अगर आपको याद होता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो कम से कम आप क्या करो कि किसी ट्रिक से, जैसे मैंने अभी आपको याद कराने की कोशिश की, निराला की जो भी रचनाएं हैं उनको ऐसे लाइन से याद कर लो, ठीक है। तो अगर आपको समय, हो सकता है कि समय कभी किसी एक रचना का पूछ लिया जाए कि कुकुरमुत्ता रचना, उसका समय क्या है, तो वो बात अलग है। अदरवाइज़ अगर आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, अगर आपने ट्रिक से याद किया, तो आपको हर रचना की, हर जो भी लेखक होंगे उनकी जो भी रचना होगी, सबका समय याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। थोड़ा सा माइंड से खेलना पड़ता है, थोड़ी चीज़ें दिमाग से लगानी पड़ती है, तो वो इजीली हो जाती है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ आ गई, आगे बढ़े। आगे देखो क्या है, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम। अब देखो कामायनी आपके सिलेबस में है, ठीक। कामायनी से सर्ग बहुत पूछे जाते हैं, कामायनी से बहुत सी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, तो सर्ग आपको पता होने चाहिए। तो कुल जो कामायनी है किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, ये तो सबको पता है। अब इसमें कुल कितने सर्ग है, तो इसमें आते हैं टोटल 15 सर्ग। अगर आपको 15 के 15 सर्ग पता है, मैं बता दूं, इससे दो तरह से प्रश्न, एक तो अनुक्रम भी पूछा जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। वैसे तो ज़्यादातर अनुक्रम पूछा जाता है, यानी सबसे पहले कौन सा सर्ग है, फिर दूसरा सर्ग कौन सा है, तीसरा सर्ग कौन सा, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। और एमपी सेट में एक प्रश्न आया था कि कामायनी जो है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, उसका चौथा सर्ग कौन सा है, इस तरह से कुछ प्रश्न था, ठीक है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था एमपी सेट का उन्हें पता होगा, मैंने प्रश्न देखा था, इस तरह से एक प्रश्न आया था कि 5वां सर्ग कामायनी का कौन सा है। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है, बहुत ज़रूरी है सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, सबसे आएगी चिंता, आशा, श्रद्धा और काम। अब देखो 15 सर्ग, इनको हम किस तरह से याद कर सकते हैं, मैं आपको एक ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले क्या होती है, चिंता होती है। क्या होती है, चिंता होती है। चिंता होती है तो हमारे मन में एक होप आती है। हम जब भी कोई स्ट्रेस लेते हैं, कोई भी टेंशन लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम खुद से ही, मतलब अपने ही विचारों से लड़ते हैं, ठीक, कि एक तरह से मान लो हम खुद से ही टेंशन भी लेते हैं और खुद ही उसका हम सॉल्यूशन भी निकालते हैं माइंड में। तो चिंता होती है, फिर हमारे पास एक आशा आती है। क्या आती है, आशा आती है। श्रद्धा, चिंता। अब देखो कामायनी में सबसे पहले चिंता हो रही थी उसे, फिर आशा, एक आशा कौन लेके आई थी, श्रद्धा लेके आई थी, ठीक। श्रद्धा को देख कर क्या काम जागता है, वासना। तो लज्जा आती है, कर्मी ऐसे किए थे। फिर ईर्षा होती है, फिर ईड़ा आती है, जिसके साथ वो स्वप्न देखते हैं, संघर्ष करते हैं, निर्वेद करते हैं, दर्शन करते हैं, रहस्य तथा आनंद। इस तरह स्टार्टिंग के 4-5 याद कर लो, फिर आखिरी की 4-5 याद कर लो ना, तो बीच का भी हो जाती है चीज़ें,
ठीक, समझ रहे हैं आप। चिंता होती है सबसे पहले, आशा आती है, श्रद्धा, आशा कौन लाता है, श्रद्धा लाती है, फिर उसको देख के काम आते हैं, वासना होती है, तो फिर ऐसे काम मतलब काम वासना जगती है तो फिर उन्हें लज्जा आती है, कर्म ऐसे थे, ईर्ष्या होती है, ईड़ा आती है, स्वप्न लेके आती है, ईड़ा क्या आती है तो क्या नए स्वप्न लाती है, संघर्ष लाती है, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, रचना काल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम क्या है। लंबी कविताओं का हमें सही अनुक्रम बताना है, तो असाध्य वीड़ा, पटकथा, कन्हार, प्रलय की छाया। अब अगर आपको नहीं पता होगा, असाध्य वीड़ा सबने सुना होगा, प्रलय की छाया सबने सुना होगा, ठीक है। तो देखो असाध्य वीड़ा किसकी है, अज्ञेय की है, ये बात सबको पता है। क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में है। प्रलय की छाया किसकी है, ये भी सबको पता है कि ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की क्या है, कविता है, ठीक। पटकथा किसकी है, धूमिल की है। कन्हार पता नहीं किसकी है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कन्हार किसकी रचना है, ठीक है, नहीं तो मैं ढूंढूंगी ज़रूर इसका आंसर। चलो, अब सबसे पहले आते हैं हमारे प्रलय की छाया, फिर आता है असाध्य वीड़ा, फिर आता है पटकथा, फिर आता है कन्हार। प्रलय की छाया है 1931 ईस्वी, असाध्य वीड़ा है 1961 और पटकथा है 1972, ठीक है। आगे देखो क्या है, आचार्यों और उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलन कीजिए। अब आचार्य हैं और उनके क्या सिद्धांत है, ये हमारा क्या है, भारतीय काव्यशास्त्र से प्रश्न है। भट्ट लोलट, शंकुक, अभिनव, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। अब देखो भट्ट लोलट का क्या है, भट्ट लोलट का था उत्पत्तिवाद, भट्ट लोलट का क्या था, उत्पत्तिवाद। शंकुक का था हमारा अनुमितिवाद। भट्टनायक का क्या था, भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त क्या था हमारा, अभिव्यक्तिवाद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दर्शन पे ज़रूर ध्यान देना है, यहाँ से प्रश्न आता है। देखो सबसे पहले भट्ट लोलट जो आचार्य है उनका सिद्धांत क्या था, उत्पत्ति। अब इसको कैसे याद कर सकते हो, देखो ये 4 ही दर्शन है, तो आपको चारों को थोड़ा ट्रिक से याद करो ना, तो हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा अगर आपने एक बार याद कर लिया। मैंने एक बार याद किया था थोड़ा सा ट्रिक से, और मुझे फिर वो कभी नहीं भूला चीज़ें, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो भट्ट लोलट, किसी भी चीज़ जो लोलट से याद कर लो, एक लोटा होता है, उसको जब भट्ट से मारते हैं तो क्या होते हैं, उसमें से उत्पत्ति होती है, आवाज़ आती है ना, एक साउंड आता है ना। आप किसी भी स्टील में, किसी भी चीज़ में अगर आप उसको थोड़ा सा ऐसे मारते हैं तो उसमें से एक आवाज़ आती है, आवाज़ की उत्पत्ति होती है, ठीक। ऐसे याद कर लो, भट्ट लोलट से याद कर लो, लोटा, लोटे को भट्ट से मारा तो क्या हुई, उत्पत्ति हुई, किसकी, आवाज़ की। तो ये हो गया इनका भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद हो गया, जो इनका सिद्धांत है। और इनका दर्शन है मीमांसा, क्या है, मीमांसा इनका दर्शन है, किसका, भट्ट लोलट का मीमांसा है, ठीक। अब शंकुक, शंकुक का क्या है, शंकुक से कैसे याद कर सकते हो, अनुमितिवाद। अनुमिति यानी किसी से क्या, परमिशन, अनुमति मांगना, इस तरह से याद कर लो। शंकुक कैसे याद कर सकते हो उसको, शंकुक से कैसे, शक से याद कर सकते हो, परमिशन, ठीक। इस तरह से कुछ याद कर लो, देख लो। इसका दर्शन है न्याय दर्शन, ठीक है। भट्ट नायक, भट्ट नायक, नायक, नायक क्या होता है। अब देखो इसको थोड़ा सा क्या, थोड़ा फनी वे में याद कर सकते हो। जैसे जो नायक होता है, जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए, या जो भी हस्बैंड वाइफ कह लो, या फिर नायक नायिका, जो भी कह लो, ठीक है। अब ये मत कहना मैम कैसी बातें कर रहे हो, थोड़ा फनी वे में याद कर सकते हैं, ठीक। तो नायक होता है, वो क्या करता है, नायिका के पीछे पीछे उसको मनाने के लिए चलता रहता है, फिर वो भी कभी सोचता है यार क्या झंझट पाल लिया है ना, इस तरह से अगर वो कभी मन में आता ही होगा, क्या पता आता है कि नहीं आता है, तो इससे याद कर लो भुगती, ठीक है, भुगतना पड़ रहा है उसको। इस तरह से थोड़ा सा फ़नी वे में याद कर लो, याद रहती है चीज़ें। फ़नी वे में थोड़ा याद करो ना, देखो पढ़ाई को स्ट्रेस लेकर के करोगे ना, चीज़ें नहीं याद रहती, थोड़ा फ़नी वे में ट्राई करो, हमेशा याद रहता है। एक बार याद कर लोगे ना, अभी जो मैंने बताया, अगर आपने थोड़ा फ़नी वे में लिया होगा, अगर कोई ऑफेंड नहीं हुआ होगा, फ़नी वे में लेना, तो उसको चीज़ें याद रह जाएंगी, ठीक है। आप ऐसे कर लो। अभिनव गुप्त का क्या है, अभिव्यक्तिवाद। एक व्यक्ति होता है, वो लाइफ टाइम का, ऐसे याद कर लो, अभिनय यानी एक्टिंग कर लो, मतलब कि अभिनय करता है, इस तरह से याद कर सकते हैं, है ना। इसका है शैव दर्शन है, ठीक। सात्र का क्या है, अस्तित्ववाद। याद हो गए क्या चारों। लोलट से हमने क्या याद किया, लोटे को भट्ट से आवाज़
किया तो क्या आवाज़ उत्पन्न हुई। शंका है इसलिए अनुमति मांगते हैं, अनुमति नहीं देते। कोई जैसे मान लो कि किसी ने हमसे किसी चीज़ की परमिशन मांगी, हमें उस पर शक है, शंका है, तो हम उसको अनुमति नहीं देते। इस तरह से याद कर सकते हो, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो। बट नायक, नायक मैंने बताया, वही नायक से मैंने इतनी लंबी कहानी बता दी। भुगतना पड़ रहा है, नायक है, ठीक। अभिनव से याद कर लो, हर व्यक्ति क्या करता है, अभिनव करता है, अभिव्यक्तिवाद से अभिनव गुप्त। अभिनव यहाँ तो सेम ही है, तो इतना तो याद हो ही जाएगा। अभिव्यय और अभिनव है ना। छात्र का क्या हो गया, अस्तित्ववाद, ठीक है, इजी हो गया। चलो आगे बढ़ो, आगे देखो क्या है। निम्नलिखित ग्रंथकार और उनके ग्रंथों का सुमेलन करना है। आप देखो पाश्चात्य से क्या होता है, हमारा ज़्यादातर रचनाएं ही पूछी जाती हैं कि ये रचना, ये ग्रंथ किसकी है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा याद कर लेना। इलियड की कौन सी है, सबसे पहले इलियड क्या आती है, द वेस्ट लैंड। क्या आती है, इलियड की है द वेस्ट लैंड। ऊपर चलो ऐसे कवर हो रहा है, हम यहाँ देख ले। देखो द वेस्टलैंड किसकी है, इलियड की है। लिरिकल बैलेट्स है वर्ड्सवर्थ की। पेरिप्सूस है लॉन्गिनूस की। पेरिपोइथिकेस अरस्तु की। देखो इन दोनों में ना थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है कभी कभी, मुझे होती थी, मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे हो जाती थी, इसलिए मैं ये सोच के चल रही हूँ कि मुझे होती थी, हो सकता है और भी किसी बच्चे को होती हो। तो थोड़ा सा इसमें ही थोड़ा देख लेना। रिपब्लिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, जो कि प्लेटो की है। पेरिपोइथिकेस और पेरिप्सूस, रिपब्लिक और लिरिकल बैलेट्स, ये सारी ही रचनाएं बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार रचनाओं का क्या है, बहुत बार बार रिपीट हुई हैं, तो थोड़ा सा ये चीज़ देख के चलना है आपको, ठीक है। देखो वर्ड्सवर्थ, इलियट, अरस्तु, प्लेटो, ये सारे ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे ग्रंथकार, जो कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हैं, जो थोड़े से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं आप देख लेना, उसको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन करना है। आप देखो यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं और उनके रचनाकार से हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले अज्ञेय की इनमें से कौन सी रचना है। हो सकता है इनमें से कुछ बच्चों ने कोई रचना पढ़ी हो, कुछ बच्चों के माइंड में एक भी रचना ना आ रही हो, तो देख लो। अनामिका तो सबको आई थिंक पता होगा। रुको, अनामिका का क्या है यहाँ पर, अज्ञेय की देख लेते हैं सबसे पहले, नीचे देख लेते हैं, यहाँ से कवर हो जा रहा है बार बार ये, ठीक है। संवत्सर किसकी है, अज्ञेय की। देखो पहले याद नहीं था, कोई बात नहीं, पर अब याद कर लो ये रचनाओं को, ठीक है। पहले याद नहीं था, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए इन्हें। विकल्पहीन नहीं है दुनिया, ये है किशन पटनायक की। किसकी है, किशन पटनायक की। कब्रिस्तान में पंचायत किसकी है, केदारनाथ सिंह की है। और स्त्रीत्व का मानचित्र अनामिका का है। शब्द और मनुष्य परमानंद श्रीवास्तव का। ये रचनाएं आपको पहले नहीं, हो सकता है नहीं याद रही हूँ, पर अब कर लीजिए, ठीक है, इनको याद कर लेना। आगे देखो, कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। हाँ ठीक है, केदारनाथ सिंह, ज्ञानेंद्रपति, भारत भूषण अग्रवाल, कुंवर नारायण। तो सबसे पहले देखो केदारनाथ सिंह का क्या है, इसमें अकाल में सारस किसका है, केदारनाथ सिंह का है। यहाँ देख लो, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का है। ज्ञानेंद्रपति का क्या है, संशय आत्मा। भारत भूषण अग्रवाल की अग्निलेख है। आत्मजयी कुंवर नारायण बहुत बार पूछा गया, अकाल में सारस और आत्मजयी बहुत बार पूछा गया, ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना, ठीक है। भगवत रावत किसका है, निर्वाचित कविताएं। भगवत रावत की क्या है, निर्वाचित कविताएं, ठीक है, याद रहेगा इतना। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित करना है। फिर आगे पत्रिकाएं, संपादक है ना, पत्रिकाएं देख लो और उनके संपादक देखो। अखिलेश का क्या है, तद्भव है। क्या है, अखिलेश का तद्भव है। नमिता सिंह का क्या है, वर्तमान साहित्य है। राजेंद्र कुमार का क्या है, बहुवचन है। कहाँ है बहुवचन, ये रहा। और प्रभाकर क्षेत्री का क्या है, पूर्व ग्रह है, ठीक है। समयांतर किसका बचा, पंकज विष्ट, ठीक है। देख लो यहाँ आंसर है, देख लेना। आगे देखो, आगे क्या है,
कहानी और कहानीकारों का सुमेलन करना है। अब हमें देखो यहाँ पे कुछ कहानियाँ हैं और कहानीकार है। पाजेब तो सबको पता है, पाजेब किसकी है? पाजेब किसकी है? जैनेंद्र की है। किसकी है? जैनेंद्र की है। पाजेब किसकी है? जैनेंद्र की। डी में 2 कहाँ है? डी में 2, ये रहा तो हमारा आंसर सीधा है। इस तरह से भी निकल जाता है। देखो बहुत इजी होता है। जो हमारा मैचिंग वाला क्वेश्चन होता है ना, मतलब ये इस मिलान वाला, ये सबसे ज़्यादा इजी होता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें से मान लो कि ये है, ठीक है, मान लो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें बिसाती नहीं पता है, 2 बाके नहीं पता, अगर हमें सदगति और पाजेब पता है तो भी हमारा आंसर क्या सही हो सकता है? हो सकता है यहाँ पे हमारा, देखो यहाँ हमने सिर्फ पाजेब को जैनेंद्र से लगाया कि हमें पाजेब पता है कि जैनेंद्र की है, तो हमारा आंसर सही हो गया। इसी तरह से हो जाते हैं हमारे मिलान वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो देख लेना, सदगति है यहाँ प्रेमचंद की, बिसाती है जयशंकर प्रसाद की, 2 बाके भगवती चरण वर्मा की है, पाजेब जैनेंद्र की, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है ना। तो ये थोड़ा सा देख लेना। पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन करना है। शेष, महेश, गणेश, दिनेश, ये किसकी है? तो ये है हमारे रसखान की। यहाँ देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं। मन लेत पैदेत छटाक नहीं, ये किसकी है? गणानंद की है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, किसकी है ये? सूरदास की। गिरा अननय नयन बिनु बानी, ये किसकी है? तुलसीदास की है। यहाँ से क्या करना है आपने? देख लेना है, ठीक है। पंक्ति देखो, पंक्ति मैं बार बार कहूँगी, जितनी आ चुकी है कम से कम उतनी तो याद कर ही लीजिए, उनको स्किप मत करो, उनको याद कर लो, ठीक है। शब्द और मनुष्य, ये क्या है? उसकी विधा, कुछ रचना है और उसकी विधा हमें बता रही हैं। शब्द और मनुष्य कौन सी विधा है? तो ये एक आलोचना है, जो किसकी है? परमानंद श्रीवास्तव की। काशी का रस्सी किसका है? काशीनाथ सिंह का है। काशी का 80, रस्सी कह दिया, सॉरी, काशी का 80 किसकी है? काशीनाथ सिंह के। इला किसकी है? तो देखो, शब्द और मनुष्य जो कि परमानंद श्रीवास्तव की एक आलोचना है। काशी का 80 काशीनाथ सिंह की है, जो कि एक उपन्यास है। इला प्रभाकर छेत्री का एक नाटक है। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी की एक यात्रा साहित्य है। और मिठौआ अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल का क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। उपन्यास का उनके पात्रों के साथ सुमेलन करना है। अब हमें यहाँ से देखो, प्रश्न जाहिर है आपको पता ही होगा, पात्र से बहुत प्रश्न, अब तो बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं पात्र से, ठीक है। तो पात्र से देखो, रंगभूमि, झूठा सच, त्यागपत्र, अंधेरे बंद। अब अगर आपने झूठा सच पढ़ा होगा या रंगभूमि पढ़ी होगी तो आपको पात्र यहाँ से आप सुमेलित कर सकते हैं। देखो रंगभूमि का क्या है, सबसे पहले रंगभूमि किसकी रचना है? तो रंगभूमि है प्रेमचंद की। झूठा सच यशपाल की, जो कि आपके सिलेबस में है। त्यागपत्र जैनेंद्र की है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश की, और अपने अपने अजनबी अज्ञेय की है, ठीक है। अब इनका पत्र देखो क्या है। रंगभूमि की है सोफिया, झूठा सच का है तारा, त्यागपत्र की है मृणाल, अंधेरे बंद कमरे की है नीलिमा, अपने अपने अजनबी की है योका और सेल्मा, ठीक है। यहाँ देख लो, अब इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्लियर है क्या इतनी चीज़ें? आगे बढ़ते देखो क्या है, पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। अब हमें पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित, देवसेना, विशु, गांधारी, सावित्री। अब देखो देवसेना बहुत ज़्यादा चर्चित पात्र है, जो कि कौन से नाटक की है? देवसेना कौन से नाटक की है? तो ये एक स्कंदगुप्त की है। कहाँ की है? स्कंदगुप्त की है। देवसेना स्कंदगुप्त से है। अब गांधारी किसकी है? गांधारी किसकी है? तो जाहिर है अंधायुग की होगी, रात रानी की तो है नहीं, आधे अधूरे की भी नहीं है। आधे अधूरी की कौन थी? सावित्री थी ना, जो मेन कैरेक्टर था वो कौन थी? सावित्री थी आधे अधूरे में। और गांधारी कहाँ थी? अंधायुग में थी। देवसेना थी हमारे स्कंदगुप्त में। बचा कौन सी? विशु। विशु कहाँ से थी फिर? विशु थी कोणार्क की, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट पात्र है। स्कंदगुप्त का क्या है? सबसे पहले नाटककार जयशंकर प्रसाद है।
देवसेना, पृथ्वीसेन, भट्टार्क, पुरगुप्त, बंधुवर्मा, विजया, ये क्या है, एक महत्वपूर्ण नाटक है। और भी बहुत, स्कंदगुप्त में बहुत सारे वो पात्र हैं, आपको ये कुछ मुख्य पात्र यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक। अंधा युग से धर्मवीर भारती की, जो कि गांधारी और युयुत्सु, इसमें भी बहुत से पात्र हैं, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 2 ही दिए हैं। आधे अधूरे से सावित्री है, जुनेजा है, महेंद्रनाथ है, जगमोहन है, अशोक, इसमें भी बहुत से हैं। किन्नी है, बिन्नी है, जो सावित्री की क्या है, बेटियां हैं। अशोक क्या है, इनका पुत्र है ना, एक बॉस होता है। तो ये क्या है, सभी इनके पात्र हैं, आप देख लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे क्या, कुछ आ जाते हैं यहाँ से पैसेज, जो कि पहले आते थे 5 होते थे, ये पैसेज है, कुछ देख लो। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा में कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर ही। किसका है कथन? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये पूछा गया प्रश्न है, मैंने आपको कराया भी है। जब मैंने आपको कबीर पढ़ाए थे भक्ति काल में, तब मैंने आपको ये वाला कथन करवाया था, ठीक। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं कि उस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके और अकह कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसे ताकत कबीर की भाषा में है वैसी कम लेखकों में पाई जाती है, ठीक है। पढ़ लिया। अब देखो प्रश्न, कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है? कबीर वाणी के महापंडित थे, वाणी के धनी थे, वाणी के डिक्टेटर थे। तो वाणी के डिक्टेटर थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या किया है? समर्थन दिया है। कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? तो भाषा लाचार सी नजर आती है। ये हमें वो पैसेज पढ़ के, गद्य पढ़ के समझ आता है, ठीक। कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी? तो कबीर अकह कहानी को मनोग्राही बना दे, ठीक है। कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा तो उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया, जिस रूप में वो कहना। देखो, कबीर ने जिस बात को जिस रूप में चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बना तो सीधे से, नहीं तो दरेरा देकर या काट छाट करके, ठीक है। आगे समझ। आगे देखो क्या, अब हमारे आते हैं कौन से, रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चंस। सही शब्द वे ही हैं जो उनके बीच के अंतराल का सबसे अधिक उपयोग करें। अब हमें बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। सही शब्द वे ही हैं जो उनके बीच के अंतराल का सबसे अधिक उपयोग करें। क्या ये सही है? तो ये कथन बिल्कुल सही है। सही शब्द वही होते हैं जो उनके बीच के अंतराल का सबसे अधिक उपयोग करें। अंतराल के उस मौन द्वारा भी अर्थवत्ता का पूरा ऐश्वर्य संप्रेषित कर सके। देखो, शब्द की सार्थकता इसी में होती है कि छोटे होने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ को प्रेषित करें। बिल्कुल सही बात है। सही शब्द वो जो सार्थक हो, जिनका उपयोग हो तथा जो कम शब्दों से अधिक संप्रेषित करते हों। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। भरत मुनि ने अद्भुत को दिव्य तथा आनंदज बताया है। क्या ये सही है? तो अब अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये बिल्कुल सही कथन है। रस सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य भरत मुनि हैं। भरत मुनि ने अद्भुत रस को दिव्य एवं आनंद को उत्पन्न करने वाला बताया है, ठीक है। उनकी दृष्टि अलंकारों तक गई थी। तो देखो, भरत मुनि ने सिर्फ 4 अलंकारों का वर्णन किया है, अतः भरत मुनि का अलंकार पर आंशिक प्रभाव है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? गलत। भरत मुनि क्या थे? रसवादी थे ना। क्या थे? रसवादी थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो क्या है। गुण मुख्य रूप से रस के धर्म हैं, इन्हें गौड़ रूप से शब्दार्थ के भी धर्म नहीं माना जा सकता। गुण मुख्यतः रस के धर्म होते हैं, गुण रूप से इन्हें शब्दार्थ का धर्म माना जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बी, ठीक है। कवियों और दार्शनिकों की दृष्टि में विश्व भावमय है। कवियों और दार्शनिकों की दृष्टि में विश्व क्या है? भावमय है। इसी कारण जीवन की ठोस वास्तविकताओं से पलायन की वृत्ति पनपी है। इसी कारण जीवन की ठोस वास्तविकताओं से पलायन की वृत्ति पनपी है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा हमारा। देखो यहाँ क्या है, व्याख्या में देखो क्या दे रखा है। कवियों और दार्शनिकों ने विश्व को भावतमय व भावकत्व व्यापार माना है, जबकि जीवन से पलायन में इसका कारण नहीं है।
जीवन से पलायन में आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कारण होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सी। प्रेम जब व्यष्टि सौंदर्य से ऊपर उठता है तब वह आध्यात्मिक बनता है। क्या ये सही है? तो देखो, प्रेम जब सृष्टि सौंदर्य से ऊपर उठता है तब ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रेम क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। प्रेम आध्यात्मिक नहीं होता है, ये हमारा इसका रीजन जो है वो गलत हो जाएगा। प्रेम का संबंध आंतरिक संवेदात्मक भाव से है। प्रेम ही मानव जीवन को सर्वोच्चता को प्राप्त करने का साधन है, आध्यात्मिक नहीं होता। ठीक है, काव्य का सत्य असाधारण होता है क्योंकि वह सामान्य सत्य से मिलता है। काव्य का सत्य क्या होता है? असाधारण होता है। ठीक, क्योंकि वह सामान्य सत्य से मिलता है। गलत। देखो, काव्य का सत्य साधारण भावभूमि से ऊपर उठकर असाधारण हो जाता है। तर्क में सामान्य सत्य की बात कही गई है, जबकि स्थापना में असाधारण सत्य है। इसमें क्या है? देखो, स्थापना में असाधारण की बात कही गई है, लेकिन तर्क में सामान्य सत्य यानी साधारण सत्य की बात कही गई है। तो दोनों क्या है? अलग हो जाएंगे। दोनों का आपस में मतलब पहले बोल रहे हैं लेफ्ट, फिर बोल रहे हैं राइट, दोनों खुद ही अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए सही है और आर क्या है? गलत है। ठीक है, तो हमारी क्लास होती है आज यहाँ पे ख़त्म, जिसमें हमने क्या किया है? जून 2010 के सारे क्लासेस ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस हमने क्या किए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा जो दूसरा शिफ्ट है उसको हम 2010 का क्वेश्चन करेंगे, जो कि अब हम करेंगे कल। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आपको क्लासेस हो टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम अब डेली क्लासेस डेली क्लासेस में आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और दिल लगा के पढ़ते रहो। ठीक है, जो चीज़ें मुश्किल लगती है उसको लिख के प्रैक्टिस करो, याद हो जाती चीज़ें। थोड़ा सा हो सकता है 1 से 2 बार टाइम लगे, बट एक बार चीज़ें हो जाती है तो वो क्या होता है, हमें चीज़ें वो लंबे टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।